आदिकाल के नामकरण पर चर्चा करेंगे। आदिकाल के नाम पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है और सब विद्वान जो है अपनी अपनी रुचि और अपने अपने अनुसंधान के आधार पर अपने अपने नाम रखे हैं। इस संबंध में सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो मिश्र बंधुओं का रहा और मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में इस काल का नाम आदिकाल रखा, लेकिन यह नाम सर्वमान्य नहीं है और इस संबंध में विद्वानों का मत है कि जो नाम दिया गया है वो अधिक व्यापक होने के कारण भ्रमित करता है तथा युगीन प्रवृत्तियों को भी जो है स्पष्ट नहीं करता है। इस कारण से यह सर्वमान्य नहीं है। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथाओं की प्रचुरता को देखकर इस काल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा। वीर गाथा काल नाम रखा। इस संबंध में हमें 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें नंबर 1 वीर गाथात्मक रचनाओं की प्राचुरता, नंबर 2 जैनाचार्य द्वारा लिखित साहित्य को जो है धार्मिक साहित्य की श्रेणी में रखकर रचनात्मक साहित्य की परिधि से उनको बाहर करना तथा उस समय विविध विषय को लेकर जो फुटकर दोहे लिखे गए वो भी जो है किसी प्रवृत्ति विशेष को स्पष्ट नहीं करते हैं। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मैं भी इस नाम से संतुष्ट नहीं हूँ और वे कहते हैं कि उस समय मुझे जो भी सामग्री प्राप्त हुई उस सामग्री को लेकर ही मुझे संतोष करना पड़ा। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथाओं का परिचय देते हुए कहा है कि इस काल के अधिकांश कवि चारण थे। संभव है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी बात को लेकर इस काल का नाम चारण काल रखा था, लेकिन यह नाम भी विद्वानों को स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि इस काल में जो रचनाएं लिखी गई थी लेकिन उन्होंने जो शोध किया उसमें एक भी प्रमाणिक चारण कृति का उल्लेख नहीं किया है तथा दूसरी बात उन्होंने जो कही वो यह है कि जो इसका जो काल निर्धारण किया है वो 1375 ही सर्वमान्य रखा, लेकिन इन्होंने जो रचनाओं का जो उल्लेख किया है वो 1715 संवत से लेकर 1855 संवत तक की रचनाओं को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। यह मान्य नहीं है। इस कारण अगर वो कहते हैं कि अगर इनको चारण कवियों को विशेष महत्व देना था तो चारण काल की जगह चारण काव्य नाम दे देते तो यह संगति नहीं आती। महापंडित राहुल सांस्कृत्याय ने प्रस्तुत काल को सिद्ध सामंत युग के नाम से अभिहित किया है और उन्होंने पूर्व पर सीमाएं 8वीं सदी से 13वीं सदी तक निर्धारित की है। इन्हें इस काल की साहित्य में जो प्रमुख प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर हुई है वो है सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति, लेकिन विद्वानों को यह नाम भी उचित नहीं लगा और उन्होंने कहा है कि इस नाम से समूचे काल की काव्य प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता है और राहुल जी का यह नाम भाषा शास्त्रीय दृष्टि से भी उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने पुरानी हिंदी को अपभ्रंश एक ही कह दिया है जो भ्रांति के सिवा कुछ नहीं है। बोलो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत काल को बीज वसन काल के नाम से
उल्लेख किया है, परंतु यह नाम समीचीन दिखाई नहीं पड़ता है। साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से उसे उक्त नाम से पुकारना असंगत है, क्योंकि इस दृष्टि से इसे उक्त नाम से पुकारना असंगत है, क्योंकि इस काल में प्राय अपने पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। इस दिशा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रयास कुछ सफल कहा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत काल के साहित्य को अंतर्विरोधों का साहित्य कहा है। उन्होंने किसी एक प्रवृत्ति को लेकर साहित्य नामकरण को अनुपयुक्त ठहराया है और अनंत फिर घूमकर इस काल को आदिकाल के नाम से पुकारा है, जो इसी रूप में दूसरे बंधुओं द्वारा पहले ही प्रतिपादित हो चुका था। डॉक्टर कमल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। इसी प्रकार से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भाषा के आधार पर इस काल को पुरानी हिंदी काल नाम दिया है। इस प्रकार की विविधता को देखते हुए तो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल नामक शब्द उपयुक्त रहेगा, जिसकी किसी भ्रांत धारणा फैलने की आशंका तो नहीं रहेगी, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का साहित्य अपनी आरंभिक अवस्था से गुजरकर आगे बढ़ा करता है। वस्तुतः इस संबंध में गहरी छानबीन और अनुसंधान की महती आवश्यकता है।